तो नोटबंदी के हुए 8 साल हो गए हैं दोस्तों, पर एक मिड लेवल बिल्डर के प्रोजेक्ट में हर फ्लैट कैश डील में कैसे बिक रहा है, और वहीं एक ज्वेलर शादी के सीजन में बिना पैन कार्ड के किलो के हिसाब से सोना बेच रहा है, और आम आदमी के नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही है। तो आप सोच रहे हो कि ये पैसा है कौन सा? तो ये वही पुराना ब्लैक मनी है जो नया मास्क पहन के घूम रहा है, और वो नया मास्क है रियल एस्टेट और गोल्ड मार्केट का। तो कालाधन कहीं गया नहीं है, बस एक इसने नया ठिकाना ढूंढ लिया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? डिमोनेटाइजेशन के वक्त सरकार ने बोला था कि काला धन खत्म हो गया, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? जब तक कैश सिस्टम चलता रहेगा तभी तक लोग इसमें लूप होल्स ढूंढते रहेंगे, और तब तक ब्लैक मनी भी चलता रहेगा। तो लोग फ्लैट खरीदते हैं और रजिस्ट्री में सिर्फ आधे दाम लिखवाते हैं, बाकी पैसा कैश में दिया जाता है बिना किसी रिकॉर्ड के। गोल्ड के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। शादी, त्योहार या इन्वेस्टमेंट के नाम पर कैश में गोल्ड खरीदा जाता है बिना पैन कार्ड और बिना किसी बिल के, और ये ब्लैक मनी इसी तरह से सिस्टम के अंदर रहता है, और जब इसकी जरूरत होती है तो इसको निकालकर व्हाइट बना दिया जाता है। इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे कि ब्लैक को व्हाइट में कैसे बनाया जाता है। अब समझते हैं कि सिस्टम क्यों चलता है। मतलब गवर्नमेंट ने इतना सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद भी ये सिस्टम क्यों चल रहा है? क्योंकि इस सिस्टम से लोगों को फायदा होता है। प्रॉपर्टी का अगर असली रेट मान लो 1 करोड़ रुपए है और आप रजिस्ट्री 50 लाख की कराते हैं, तो आप स्टैंप ड्यूटी में लाखों रुपए बचाते हैं। तो इस पूरी ट्रांजैक्शन में सरकार को तो नुकसान होता है, लेकिन बायर और सेलर दोनों खुश रहते हैं, और आप इसमें पूरी तरह से कैश में बाकी पैसे देते हैं बिल्डर को, और इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड एक इमोशनल एसेट है। हमारे देश में सोना सिर्फ एक एसेट नहीं बल्कि एक भावना है। हमारे यहाँ जब भी शादियां होती हैं तो लोग लाखों में गोल्ड को खरीदते हैं। पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट से बचने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे बिल बनाए जाते हैं, या फिर किसी फर्जी नाम से बिल बनाया जाता है, और ये कल्चरल इमोशन ब्लैक मनी को लीगल कवर देता है। अब ब्लैक मनी का ये खेल सिर्फ अमीर या हाई प्रोफाइल लोग नहीं कर रहे हैं, इसको हर कोई कर रहा है। ये एक ऐसी आदत बन चुकी है जो हर लेवल पे लोगों को छुप छुप के पैसे कमाने का रास्ता दिखाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटिशियंस, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं के पास होता है। ये ब्लैक में पॉलिटिशियन, नेताओं के पैसे का असल हिसाब कोई नहीं पूछता। इलेक्शन के दौरान जो भी पैसा आता है वो बाद में रियल एस्टेट में लगा दिया जाता है। बेनामी प्रॉपर्टी, पार्टी के नाम पे ट्रस्ट बना के जमीनें खरीदी जाती हैं। ये सब बहुत आम टैक्टिक्स हैं जो हमारे पॉलिटिशियंस इनको इस्तेमाल करते हैं ब्लैक मनी को व्हाइट या छुपाने के। फिर आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, जो हाई लेवल के ऑफिसर्स हैं। वो जनरली क्या करते हैं, अपने ड्राइवर या अपने कोई क्लर्क या उनके यहाँ पे कोई डोमेस्टिक हेल्प होती है उसके नाम पे प्रॉपर्टी को रजिस्टर कराते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने अपने नाम से कराई तो इनकम से ज्यादा प्रॉपर्टी के चक्कर में डाउट क्रिएट होगा, और इनकम टैक्स ऑफिस को इसकी सूचना भी जा सकती है, और उस फ्लैट को वो खुद यूज करते हैं, लेकिन रजिस्ट्री होती है उनके किसी हेल्प के नाम। फिर तीसरा है बिल्डर्स। रियल एस्टेट बिल्डर बिना कैश डील के काम कर ही नहीं सकते। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, और कुछ जगह पे व्हाइट में काम होता भी है पूरी तरह से। फॉर एग्जांपल मुंबई में है कुछ बिल्डर्स जो पूरी तरह से व्हाइट में ले रहे हैं, तो बड़े बिल्डर्स हैं। बट मैक्सिमम सिटीज में रियल एस्टेट डेवलपर बिना कैश के डील के काम कर ही नहीं सकते। वो रजिस्ट्री कम अमाउंट पे करवाते हैं और बाकी पैसा बायर से कैश में लेते हैं। ये ब्लैक मनी उसी के मटेरियल या लेबर की पेमेंट के लिए काम आता है। जो वो कैश पकड़ते हैं बायर्स से, उसको वो पेमेंट करते हैं कैश में लेबर को अपने, या फिर बिल्डिंग मटेरियल को खरीदने। फिर आता है ज्वेलरी मार्केट। ज्वेलरी मार्केट कैश का पुराना अड्डा है। पैन कार्ड के लिमिट से बचने के लिए 1,95,000 तक के छोटे छोटे बिल बनाए जाते हैं, और कई बार कस्टमर के नकली नाम भी यूज किए जाते हैं, और ज्वेलर भी इनवॉइस बनाना अवॉइड करते हैं। ये गोल्ड ट्रांजैक्शंस ब्लैक मनी को हाइड करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। अब लास्टली बात करते हैं कॉमन मैन। तो ये कहना पूरी तरह सही नहीं है कि सिर्फ बड़े लोग ही इसको यूज करते हैं। इवन छोटे व्यापारी, किराना स्टोर के जो मालिक हैं, वो ट्यूशन टीचर या इवन फ्रीलांसर, ये सब अपनी अनडिक्लेयर्ड इनकम को या तो सोने में या किसी छोटी मोटी प्रॉपर्टी में लगा देते हैं, और इनकम टैक्स रिटर्न में कुछ नहीं दिखाते, और अगर कुछ दिखाना ही पड़े तो एक इन्वेस्टमेंट दिखा देते हैं सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट के नाम से, और ब्लैक मनी को ये सेव कर लेते हैं। तो ये सब मिलके एक इनविजिबल जाल बना रहे हैं, जिसका हिस्सा हर शहर, हर गली में कोई ना कोई इंसान है। और ये ब्लैक मनी का सिस्टम है जो इतना इंटेलिजेंट हो चुका है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके आसपास ब्लैक मनी का खेल चल रहा है।
चलिए आप उस मैकेनिज्म को समझते हैं जिससे ब्लैक मनी को व्हाइट बनाते हैं। तो सबसे जो पॉपुलर मेथड है वो है प्रॉपर्टी का। सपोज करो एक फ्लैट है कोई जो 1 करोड़ रुपए का है, तो उसकी रजिस्ट्री 40 लाख की जाती है, बाकी 60 लाख को कैश में लेन देन किया जाता है और उसका कोई रिकॉर्ड नहीं हो। फिर क्या किया जाता है, 1-2 साल रुक के या 3-4 साल रुक के उस पर एप्रिसिएशन दिखाया जाता है कि 40 लाख की प्रॉपर्टी अब 1 करोड़ की हो गई या उससे ज्यादा की हो गई है। ये सब चीजें बड़े शहरों में आम बात हो चुकी है आजकल, मतलब 4-5 साल में तो प्रॉपर्टी का प्राइस दुगना ही हो रहा है। तो ये सब दिखाते हैं और फिर जो प्रॉपर्टी उन्होंने 1 करोड़ में एक्चुअल में ली थी उसको वो 1 करोड़ 20 लाख में बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल जो ट्रांजेक्शन पेपर्स पे थी वो है 40 लाख। तो 40 लाख का 1 करोड़ 20 लाख बनाया जाता है। तो ऐसा करके उसको बेचा जाता है और व्हाइट में पैसा लिया जाता है। तो ये जो ब्लैक मनी था जो 60 लाख वो सिंपली व्हाइट बन जाता है। फिर दूसरा है बेनामी ट्रांजेक्शन, प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर लेकिन पैसा किसी और का। पेपर पे कोई ड्राइवर होता है और असल में मालिक होता है कोई नेता या कोई बड़ा बिल्डर। फिर आता है शेल कंपनीज, कुछ फेक कंपनीज बनाई जाती हैं और इन फेक कंपनीज में एक दूसरे को पैसा देकर इन्हें घुमाया जाता है। ए ने बी को लोन दे दिया, बी ने सी को दे दिया और ऐसा करते करते आखिरी में कोई प्रॉपर्टी खरीद ली जाती है और ये इस तरह से पूरे ब्लैक मनी को व्हाइट बना दिया। फिर आता है ज्वेलरी का स्कैम। सपोज करो आपको 10 लाख का गोल्ड खरीदना है लेकिन आप बिल लोगे उससे 1,95,000 जो कि पैन कार्ड की लिमिट के नीचे है, यानी एक सेफ जोन में। और गोल्ड में एक तरीका और है व्हाइट करने का पैसे, वो है एक्सचेंज। तो जो कस्टमर होता है वो ज्वेलर के पास आता है अपने पुराने गोल्ड के साथ और उसके पास पुराने गोल्ड की कोई ना तो कोई बिल होता है उसके पास, ना कोई उसके पास डॉक्यूमेंट। फिर वो ज्वेलर उस गोल्ड की वैल्यू को वैल्यूएशन करता है। तो बायर और सेलर के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से या तो उसको ओवर वैल्यू करेगा या उसको अंडर वैल्यू कर देगा। और ऐसा करने के बाद कस्टमर उसको बोलता है कि ये मेरा गोल्ड है, इसको आप रखिए और मुझे कोई नए डिजाइन में चाहिए गोल्ड, कोई नई कारीगरी करके मेरे को गोल्ड दे दीजिए इतनी ही क्वांटिटी का। तो ये सिर्फ एक एक्सचेंज का इशू बना दिया जाता है कि मैंने उनको इतना गोल्ड दिया और उनके बदले मैंने उससे अच्छे डिजाइन वाला दूसरा गोल्ड ले लिया। एक्चुअल सच्चाई ये है कि उनको या तो ज्यादा गोल्ड मिलता है या फिर कम गोल्ड मिलता है और बीच का जो डिफरेंस है वो एडजस्ट किया जाता है बायर और सेलर के बीच। अब बात करते हैं कुछ रियल केस स्टडीज, क्योंकि ब्लैक मनी ये सिर्फ थ्योरी नहीं है दोस्तों। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि कुछ ऐसे रियल केसेस जो 2024 में हेडलाइंस में आए जहां पर ब्लैक मनी ने ओपनली सिस्टम को चूना लगाया। पहला केस है लखनऊ लैंड स्कैम। 2024 में आईटी डिपार्टमेंट ने 3 करोड़ 47 लाख की लैंड सीज की। रजिस्ट्री एक लो सैलरी स्टाफ के नाम पे थी जिसका नाम था रवि कुमार और असली बिजनेसमैन था जिसका असली पैसा लगा हुआ था वो था हरेश मिश्रा। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है जहां पर शेल कंपनी का यूज किया और बेनामी ट्रांजैक्शन को अंजाम दिया गया। बेनामी मतलब जिसके नाम पे प्रॉपर्टी नहीं थी, किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी थी, पैसा किसी और का। फिर एक केस है पेंच टाइगर रिजर्व केस। ये एमपी में हुआ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के जो ट्राइबल इलाके वहां पे नॉन ट्राइबल लोगों ने कुछ ट्राइबल लोगों के नाम पे जमीन खरीदी और फिर उन्हीं से उस जमीन का 99 साल का लीज कर लिया और उस लीज लेने के बाद उन्होंने उसके ऊपर लग्जरी रिजॉर्ट्स बना दिए। ऐसी लगभग 1400 से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी गई और ये पूरा स्कैम था 900 करोड़ रुपए और ट्राइबल राइट्स का तो खुल्ला वायलेशन हुआ है इसके। फिर एक केस है चेन्नई शेल कंपनी स्कैम। वहां पर 12 फेक कंपनी बनाई गई थी और ये टोटल स्कैम 200 करोड़ का था। तो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी गई, फेक इनवॉइसेस और एडवांस पेमेंट दिखाई गई। एक कंपनी से दूसरी कंपनी में पैसा ट्रांसफर करके फेक लोन्स दिखाए गए बुक्स में और 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी। जब ईडी को पता चला तो ईडी ने छापा मारा और 150 करोड़ के एसेट्स को फ्रीज कर दिया और इसमें इवन कुछ फ्लैट्स फॉरेनर्स के नाम पे भी थे, विदेशियों के नाम पे थे। एक बहुत मशहूर स्कैम था मुसद्दीलाल ज्वेलर्स स्कैम जहां पे 111 करोड़ का कैश डिपॉजिट एक दिन में किया गया और कंपनी ने यह क्लेम किया कि उनके 6000 कस्टमर्स ने एडवांस पेमेंट दिया। क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व था तो ईडी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और पाया कि जितनी भी इनवॉइसेस थी, जितने भी बिल्स थे वो सारे नकली थे। 79 करोड़ का काला धन अभी 2025 में ही ईडी ने रिकवर किया है इसके। तो कुल मिला के कहानी यह है कि लखनऊ में पेपर पे ड्राइवर था और असली मालिक कोई टाइकून था। ट्राइबल राइट्स को मिसयूज किया गया और पैसे से जंगल का जंगल बेच दिया गया। और वहीं चेन्नई में व्हाइट कॉलर क्राइम विद परफेक्ट एक्सेल सीट्स और डमी फर्म्स के नाम पे किया गया और पैसा घुमा के शेल कंपनीज में प्रॉपर्टी खरीदी। और हैदराबाद में ज्वेलरी बिलिंग का पूरा घोटाला किया गया और ये परफेक्ट टेक्स्ट बुक स्कैम। तो आखिर में ये कहना चाहूंगा कि ब्लैक मनी सिर्फ जिंदा नहीं है, ये इवॉल्व हो रहा है। ये मतलब जमाने के साथ बढ़ रहा है, इवॉल्व हो रहा है, नए नए तरीके ढूंढ रहा है। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगा तो आप इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपके आसपास भी ब्लैक मनी का खेल चलता है कि नहीं। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।